एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि वो बैंडिट आकर गांव वाले पर हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी युनमो आकर उसके बॉस को ही खत्म कर देता है और उन लोगों से पूछता है कि आखिर तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो और किसने तुम्हें ये करने के लिए अलाउ किया है। अपना बॉस को मरा देखकर वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और डर के मारे वहां से भागने लगते हैं, लेकिन युनमो काफी तेज स्पीड में उन लोगों को खत्म कर देता है और एक से पूछता है तुम लोग गाँव वाले को लेकर कहाँ जाते हो। वो काफी ज्यादा डरते हुए कहता है कि हमें नहीं पता आखिर वो लोग कहाँ पर है। युनमो पूछता है क्या तुम्हें यही कहना था। ये देखकर वो और ज्यादा डर जाता है और बकना शुरू करता है कि कुछ महीने पहले एक बंदा हमें कांटेक्ट किया था, वो हमारे घर के पास आकर हमसे लोगों का मांग किया था और 1% देने के बदले हमें 10 गोल्ड कॉइन देता था। हालांकि वो पूरी तरह से खुद को कपड़े से ढक के रखा था, लेकिन उसके फिगर से पता चल रहा था कि वो हम बारबेरियन में से बिल्कुल भी नहीं था। ये सुनकर युनमो सोचता है क्या ये कोई फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन है, आखिर उनका इरादा क्या हो सकता है। तभी वो उस बंदे को गाँव वाले के हवाले कर देता है और उनसे वहाँ का इंटरकॉन्टिनेंटल टेलीपोर्टेशन के बारे में पूछता है। उनका चिप उसे उसका लोकेशन बता देता है, इसलिए वो दोनों उस शहर में चले जाते हैं जहाँ पर काफी सारे लोग उन्हें कुछ बेचने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें वहाँ पर सेंजिन और बाकी के लोग दिख जाते हैं, इसलिए वो लोग उनके साथ जाने लगते हैं और वो लोग उससे बताते हैं कि वहाँ से भागने के बाद हमें पता चला था कि हम लोग होंगमेन कॉन्टिनेंट में टेलीपोर्ट हो गए हैं। यहाँ का एक ही टेलीपोर्टेशन एरिया मानतियन सिटी में है, इसलिए हम लोग यहीं पर तुम लोगों को इंतजार करना बेहतर समझे थे। यही सब बातें करते करते वो लोग एक होटल में चले जाते हैं। वहीं पर लिव जाकर मैनेजर से बातें कर रही होती है 6 लोगों को टेलीपोर्ट करने के लिए, लेकिन उसका प्राइस सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि इतना एक्सपेंसिव कैसे हो सकता है। ये सुनकर युनमो उसके पास जाकर बोलता है क्या हुआ, वो कितना ज्यादा बोल रही है, अगर पैसा नहीं है तो हम लोग मटेरियल का यूज करेंगे। ये बोलकर वो जाकर प्राइस देखता है तो उसे पता चलता है कि वो तो 600 मिलियन होता है। ये देखकर वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है और अपना काफी सारे मटेरियल को देते हुए कहता है कि देखो तो इनका एक्सचेंज करके आप कितना दे सकती है। वो उन्हें देखकर बताती है कि इनका मैं 15.83 मिलियन स्ट्रिंग क्रिस्टल दे सकती हूँ। ये सुनकर वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि इनका कीमत तो सेंट्रल कॉन्टिनेंट में 3 मिलियन से ज्यादा होगा ही नहीं, लेकिन यहाँ पर इतना सारा क्यों। वहीं पर वो बताती है कि सेंट्रल कॉन्टिनेंट का चीज यहाँ पर काफी ज्यादा वैल्यूएबल होता है, क्योंकि इन दोनों कॉन्टिनेंट के बीच का मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ इंटरकॉन्टिनेंटल टेलीपोर्ट ही है, इसलिए इनका कॉस्ट इतना ज्यादा है। ये सुनकर युनमो उससे पूछता है इसका मतलब यहाँ का मटेरियल सेंट्रल कॉन्टिनेंट में काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होगा ना। वो कहती है बिल्कुल आपने सही समझा। ये सुनकर युनमो उससे कहता है कि हम लोग अभी नहीं जा रहे हैं। वो पूछते क्यों, क्या हो गया, तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो। वो कहता है मुझे पैसों की स्मेल आ रहा है। इसके बाद अगले दिन में सेक्रेट हेवनली के डेप्यूटी लीडर को ऑफिस को दिखाते हैं, जहाँ पर वो बंदा जाकर उसे बताता है कि सीक्रेट आर्टिफैक्ट ली युनमो लेकर चला गया है, आप मुझे बस एक चांस और दे दीजिए, मैं उसे जरूर पकड़ लूंगा और अपना होली वेपन को वापस लेकर आऊंगा। लीडर कहता है कि तुम्हें उसे जाकर लाने की इतना जल्दी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे भी मुझे अभी एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट की जरूरत है। ये सुनकर वो कहता है कोई बात नहीं, मैं अभी जाकर कुछ बंदों को पकड़ कर लेकर आता हूँ। वो कहते हैं कि तुम्हें वो करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें मेरे एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट बनोगे। ये सुनकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और अपना लाइफ बचाने के लिए विनती करने लगता है। वहीं पर उनका टीम का लीडर कहता है कि 2 दिन पहले ली युनमो मानतियन सिटी में नजर आया था, आप मुझे 2 टीम दे दीजिए, मैं उसे जरूर पकड़कर अपना सीक्रेट आर्टिफैक्ट को वापस लेकर आऊंगा। लीडर कहते हैं कोई बात नहीं, मैं उसे डील करने के लिए वेस्ट इंडियन को भेजता हूँ, लेकिन वहीं पर वो फिर से उससे कहते हैं कि वहाँ पर मेरे काफी सारे बंदे हैं, मैं उसे जरूर जल्दी पकड़ लूंगा। ये सुनकर उनका लीडर उठते हुए कहता है कि मैंने एक बार जो कह दिया मुझे उसे दोबारा रिपीट मत कराओ, अपना घटिया प्लान को अपने मन में ही रखो और मेरा बड़ा इवेंट को बर्बाद मत करो, नहीं तो अगली बार तुम्हारा पूरा का पूरा फैमिली मेरे ऑपरेशन बेड पर होगी। ये बोलकर वो चला जाता है। इसके बाद होंगमेन कॉन्टिनेंट के मिस्टीरियस जंगल को दिखाते हैं, जहाँ पर कुछ शिकारी को दिखाते हैं जो लोग कह रहे होते हैं कि यहाँ पर काफी सारे बिस्ट और मॉन्स्टर होते थे, लेकिन आज तो उनका बाल भी नहीं दिख रहा है, जो कि काफी ज्यादा अजीब बात है। 2 साल पहले लगभग डजन ऑफ रेनबो क्रिस्टल के लोग साउदर्न फॉरेस्ट में बांसे बटरफ्लाई को पकड़ने गए थे, लेकिन 12 से 13 दिन के बाद वो लोग वापस तो आ गए थे, लेकिन उनमें से कुछ लोग पागल हो गए थे और कुछ लोग सुसाइड कमिट कर लिए थे, इसलिए वो लोग कुछ दिन बाद वापस आने के लिए बोलकर वहां से चले जाते हैं। वहीं पर युनमो और लिव को दिखाते हैं जो लोग काफी ज्यादा शिकार कर रहे होते हैं और कर कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि अगर सेंचुन और बाकी के लोग कैसे कर रहे होंगे, और सभी बिस्ट को अपने पास रखते हुए कहता है कि जब मैं सेंट्रल कॉन्टिनेंट में वापस जाऊंगा तो पक्का माला माल हो जाऊंगा। तभी वहां पर एक अर्थ ड्रैगन आ जाता है, उसे देखकर युनमो एक खतरनाक वाला हंसी हंसते हुए कहता है एक और आ गया। ये बोलकर वो लोग उसका पीछा करने लगते हैं और वो डर के मारे भागने लगता है। वहीं पर वो लोग उसका पीछा कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक वहाँ का जमीन गायब हो जाती है और युनमो अंदर गिर जाता है। ये देखकर लिव उससे पूछती है क्या तुम ठीक तो हो ना। तभी वहाँ पर उसे किसी और के होने का एहसास होता है। वहीं पर युनमो बाहर उड़कर निकलते हुए कहते हैं कि अचानक जमीन गायब क्यों हो गया था, कहीं इसका मतलब इस ड्रैगन के पास इल्यूजन वाली स्किल तो नहीं है ना। और नीचे आकर कहता है कि मैजिकल बिस्ट का कीमत और भी ज्यादा होता है और उससे पूछता है क्या तुम देखी कि वो किस तरफ गया है। वो उसे बताती है कि वो उस तरफ गया है, इसलिए वो लोग जल्दी से वहाँ पर जाने लगते हैं। वो लड़की लिव नहीं होती है बल्कि उसकी हमशक्ल होती है। वहीं पर लिव को दिखाते हैं जहाँ पर वो सोच रही होती है कि काफी अजीब बात है, युनमो अभी उसे चेसी कर रहा था लेकिन
गायब कहाँ पर हो गया। तभी उसे युनमो दिख जाता है जो कि काफी ज्यादा घायल हो चुका होता है। उसे देखकर वो पूछते कि तुम इतना ज्यादा घायल कैसे हो गए। वो बताता है कि वो एक स्ट्रिंग बीस्ट था, लेकिन ये कोई बड़ा डील नहीं है, मुझे पता है कि वो कहाँ पर है, जल्दी से चलो। इसलिए वो लोग वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर उन्हें वो ड्रैगन दिख जाता है। उसे देखकर वो कहता है कि तुम आगे जाओ, मैं इसका भागने का रास्ता को बंद करता हूँ। इसलिए वो जाती है और तभी युनमो उस पर पीछे से हमला करने आने लगता है, लेकिन वहीं पर वो उसे पीट कर रख देती है और कहते हैं कि मुझे तो पहले ही पता चल गया था कि तुम नकली युनमो हो। वो उससे पूछता है कि अगर तुम्हें पता कैसे चल गया। वो बताती है कि फ्यूचर में अपने दिमाग का यूज करना। वो बिस्ट गोल्डन क्रिस्टल का था जो कि युनमो को इतना ज्यादा घायल कर ही नहीं सकता है। वो वहां से गायब होते हुए कहते हैं कि मैं इस बार तो केयरलेस हो गई थी, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि तुम बच ही नहीं सकती हो। ये देखकर लियो सोचती है कि ये तो एक इल्यूजन है, मुझे जल्दी से युनमो को बताना पड़ेगा, नहीं तो ये उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। वहीं पर युनमो को दिखाते हैं जहाँ पर लियो का इल्यूजन उसे सेड्यूस कर रही होती है और कह रही होती है कि मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, बट मैं काफी ज्यादा हॉट फील कर रही हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। ये देखकर वो काफी ज्यादा घबराते हुए कहता है कि ये तुम्हें क्या हो गया है, खुद को संभालो। वहीं पर वो उसे अपने बस में कर लेती है, जिससे वो भी उसे किस करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर असली वाले चिल्लाते हुए आती है कि मेरे अपीयरेंस का यूज करके ये सब करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। ये बोलकर वो उसका शरीर उड़ाकर चिल्लाने लगी होती है। ये देखकर युनमो थोड़ा सा चौंकते हुए कहता है कि एक लियो ने दूसरे लियो का सर उड़ा दिया। लियो कहते हैं कि वो एक इल्यूजन था, उसके इल्यूजन सुनने और देखने को अफेक्ट कर सकता है, लेकिन अगर तुम उसे मार देते हो तो वो अपना फॉर्म को मेंटेन करके नहीं रख सकती है। वो बिस्ट अपने असली रूप में आते हुए कहती है कि मैं तो चाहते थे कि तुम मजे करते करते मरो, लेकिन अब जबकि तुम वो नहीं चाहते हो तो क्या हुआ, अब मैं तुम्हें अपने इन्हीं हाथों से मारूंगी। उसका असली रूप देखकर वो लोग कहते हैं कि वो तो एक बहुत ही बड़ा कीड़ा है। ये सुनकर वो भड़क जाती है और चिल्लाते हुए कहते हैं मैं कोई कीड़ा नहीं हूँ, बल्कि मैं एक बटरफ्लाई हूँ। ये बोलकर वो उन पर हमला करने आगे बढ़ती है। ये देखकर युनमो कहता है अब जबकि तुम एक इंसेक्ट हो तो आग का यूज तो करना ही पड़ेगा। ये बोलकर वो आग का यूज करके उसे जला देता है, लेकिन वो उससे बचते हुए उस पर हमला करने लगती है। वहीं पर युनमो उसके अटैक से बचते हुए कह रहा होता है ये मत भूलो कि मैं अकेले नहीं हूँ। तभी लियो पीछे से आकर उस पर हमला कर देती है, जिससे वो थोड़ी सी घायल हो जाती है। ये देखकर युनमो उससे पूछता है क्या तुम सिर्फ यही कर सकती हो, तुम्हारे इल्यूजन का क्या हो गया। वो कहती है कि इंसान सच में काफी ज्यादा बेवकूफ होते हैं, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं अपने इल्यूजन का यूज नहीं कर रही हूँ। वहीं पर जिसे वो लोग मारे होते हैं वो उसके इल्यूजन होता है और असली वाला पीछे से युनमो पर हमला करने जाती है, लेकिन उसका शैडो ही उसे संभाल लेता है। ये देखकर वो कहती है कि तुम तो सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन क्या वो भी तुम्हारे जैसे स्ट्रांग है। ये बोलकर वो उस पर हमला करने आगे बढ़ती है और उसे खा लेती है और उससे कहती है कि तुम ज्यादा चिंता मत करो, वो मरी नहीं है, बल्कि मैंने उससे भी अपने ही जैसा बना दिया है। क्या तुम ये बता सकते हो कि इनमें से तुम्हारी वाली गर्लफ्रेंड कौन है, ध्यान से कहीं तुम गलती से अपनी गर्लफ्रेंड को ना मार दो। ये बोलकर वो उसी पर हमला करने लगती है। वो खुद को डिफेंस करते हुए उसके शॉट को संभालता है। वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो इसकी चिंता करना छोड़ दो कि वो जिंदा रहेगी या मरेगी। युनमो उससे उसका हाथ हटाने के लिए कहती है। ये देखकर वो उसे मारते हुए कहती है आखिर तुम दिखावा क्या कर रहे हो। वहीं पर युनमो थोड़ा सा घायल हो जाता है और उठकर सोचता है कि ये सब ऐसा तो नहीं होना चाहिए था ना। तभी वो जो स्नेक का स्केल पहना होता है वो चमकने लगता है। वहीं पर वो और उसके इल्यूजन उस पर हमला करने आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी युनमो को शैडो क्वीन की आवाज सुनाई देती है और वो लोग उस पर हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी युनमो की बेटी आकर उन लोगों को धोकर रख देती है। वहीं पर ये देखकर वो इंसेक्ट सोच रही होती है आखिर वो इसकी बात मान क्यों रही है, इससे पहले कि वो मेरे इल्यूजन को देख ले उसे ठिकाना लगाना पड़ेगा। ये बोलकर वो उस पर हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी शैडो क्वीन सिर्फ अपना आंखें दिखाती है जिससे उसका इल्यूजन टूट जाता है। वहीं पर वो उसका पावर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी इल्यूजन खत्म होने के बाद लियो नीचे गिरने लगती है। ये देखकर वो उसे पकड़ने जाते हुए सोचती है कि अगर मैं उसे होस्टेज बना लेती हूँ तो मैं अभी भी जीत सकती हूँ, लेकिन उसे उसका पकड़ने से पहले ही शैडो क्वीन इनविजिबल होकर जाकर उसका गला ही पकड़ लेती है। वहीं पर इससे उसे काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है और वो उससे खुद को छोड़ देने के लिए कहती है कि मैं तुम्हें अपना ट्रू ब्लड देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो उसे खत्म कर देती है और खत्म करने के बाद वापस से छोटी होकर पापा बोलते हुए युनमो के पास आ जाती है और वो भी उसे हक करते हुए कहता है कि मेरी बेटी तो कमाल की है। तभी वो लियो को देखकर मॉम कहती है। वहीं पर वो होश में आने लगती है। ये देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है और जल्दी से उसे वापस रखने लगता है और कहता है कि चिल्लाना बंद करो और जल्दी से सो जाओ, मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें देख ले। और यही बोलने के साथ यहीं एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि उस बड़ा से इंसेक्ट का मौत के कारण लियो होश में आ जाती है और उससे पूछती है वो कहाँ चली गई है। युनमो उसे बताता है मैंने उसे खत्म कर दिया है। ये सुनकर वो उसी पर हमला करते हुए कहते हैं मुझे फिर से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो, युनमो उसे कैसे हरा सकता है। वहीं पर कुछ देर के बाद वो उससे कहता है मुझे मारना बंद करो, मैं ही असली वाला हूँ। तभी वो उसे मारना बंद करके उससे पूछती है क्या तुम ठीक तो हो ना। वो अपना गाल पकड़े हुए होता है कि तभी वहाँ पर कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। ये सुनकर वो लोग जल्दी से छिप जाते हैं और वहीं पर वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर
कुछ सेक्रेट हेवनली के कुछ लोग एक बारबेरियन लड़की को गाड़ी से बांधकर खींच रहे होते हैं और गाड़ी में पड़े लाशों की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हारा भी यही हालत हो जाएगा। और आपस में बातें करने लगे होते हैं कि मुझे लगा नहीं था कि हमें एक लड़की ऐसे जंगल में मिल जाएगी। दूसरा कहता है कि अच्छा हुआ कि हमारे पास डिप्टी लीडर का दिया हुआ वो वाला मेडिसिन था, नहीं तो हम लोग भी उसके इल्यूजन में फंस जाते। उन्हें देखकर जुनमू लोग उनका पीछा करने के बारे में सोचते हैं और पीछा भी करते हैं और वो लोग ये देखकर काफी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा होता है जो कि सिर्फ लाशों से भरी होती है। ये सब देखकर जुनमू सभी क्लू को एक साथ जोड़ने लगता है कि सेक्रेट हेवनली सेक्ट है, इतने सारे बारबेरियन की लाशें हैं, काफी सारे गांव वाले एक के बाद एक गायब होना शुरू हो गए थे और ये सब सेक्रेट हेवनली सेक्ट से रिलेटेड है। आखिर इनका पर्पस क्या हो सकता है? वहीं पर नीचे वो लोग उस लड़की के हेयर पकड़कर उसे उस गड्ढे को दिखाकर कह रहे होते हैं वो कैसा लग रहा है, वो सभी तुम्हारी लोग हैं, जब हम लोग तुमसे बोर हो जाएंगे तो तुम्हारा भी यही हालत कर दिया जाएगा। तभी युनमो पेड़ पर से नीचे उतरते हुए कहता तो क्या तुम्हारा सेक्रेट हेवनली सेक्ट ठरकियों से भरा हुआ है? उसे देखकर वो लोग पूछते हैं कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम सेक्रेट हेवनली सेक्ट के फॉरबिडन एरिया में आ गए हो? युनमो कहता है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ, सिर्फ यही मैटर करता है कि तुम लोग चुपचाप मेरे क्वेश्चन का जवाब दे दो, नहीं तो तुम लोग काफी बुरी तरह से मारे जाओगे। ये सुनकर वो लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो? यहाँ तक कि जब ली युनमो भी यहाँ पर आया था तब उसने भी हमसे ऐसे बात करने की हिम्मत नहीं किया था। अगर आज मैं तुम्हें ये नहीं सिखाता हूँ कि इंसान कैसे बनते हैं तो ये मेरी ही गलती होगी। ये बोलकर वो उस पर हमला करने जाता है लेकिन युनमो उसे डॉज करके उसका हाथ तोड़ देता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है और उसका दोनों साथी उसका हेल्प करने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन ली हुई उन दोनों को बेहोश कर देती है। वहीं पर युनमो उससे कहता है कि अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारा दूसरा हाथ भी तोड़ दूं तो जल्दी से मेरे सवालों का जवाब दो, इन लाशों के साथ यहाँ पर क्या हुआ है? वो बताता है मुझे सच में नहीं पता है कि इनके साथ क्या हुआ है, मैंने तो सिर्फ अपने लीडर के एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना है। युनमो दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि तुम्हारा एक्सपेरिमेंटल बेस कहाँ पर है और तुम्हारा डेप्यूटी लीडर कहाँ पर है? वो कहता है मुझे इसके आगे कुछ भी नहीं पता है। युनमो वहाँ से जाते हुए कहता है कि फालतू में तुमने मेरा टाइम बर्बाद कर दिया। ये बोलकर वो जाकर उस लड़की का हाथ खोल देता है और वहाँ से जाते हुए कहता है आगे क्या करना है तुम खुद ही डिसाइड कर लो। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश होकर उसे थैंक्स कहती है और उसी बंदे का स्वॉर्ड उठा लेती है। ये देखकर वो बंदा उसे बहुत ही ज्यादा भीख मांगने लगता है लेकिन वो उसे खत्म कर देती है। वहीं पर उन लोगों को दिखाते हैं जहाँ पर वो लोग बातें करते हुए जा रहे होते हैं कि पता नहीं इस बार सेक्रेट हेवनली सेक्ट क्या कर रहा होगा, उतने सारे लोग मरे हुए हैं और इस बार तो उन लोगों ने एक कोर्स ट्रांसपोर्ट टीम को भी खो दिया है, इसलिए वो लोग इसको लेकर इन्वेस्टिगेट जरूर करेंगे। लिव कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं जल्दी से सेन और बाकी के लोगों को मांथियान सिटी भेज देती हूँ क्योंकि ये उनके लिए अनसेफ हो सकता है। और वो लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी कोई उन पर हमला कर देता है जिससे वहां पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है लेकिन युनमो अपने साथ साथ लिव को भी बचा लेता है और वहां पर देखकर कहता है ये लोग बिल्कुल वैसे ही आ गए हैं जैसे मैंने सोचा था। तभी वो फिर से उस पर हमला करने लगते हैं जिससे कि युनमो काफी आराम से डॉज कर लेता है लेकिन तभी अचानक युनमो ये नोटिस करता है कि वो अपने बॉडी को बिल्कुल भी हिला नहीं पा रहा है और तभी वो लोग उन पर दोबारा से हमला कर देते हैं जिससे युनमो अपने डिफेंस की मदद से खुद को बचा लेता है और उनके कैनन को ही खत्म कर देता है और कहता है कि अच्छा हुआ कि चोंगयांग ग्रेट फिल्म आर्ट में एक प्रोटेक्शन भी था। तभी वहां पर वे सैंडरेन आकर कहती है मैं तुम्हें सच में काफी ज्यादा एडमायर करती हूँ। युनमो नीचे आकर कहता है क्या उन लोगों ने अब तुम्हें मुझे खत्म करने के लिए भेजा है? वो कहती है बिल्कुल नहीं, मेरा मिशन है सिर्फ और सिर्फ उस आर्टिफैक्ट को वापस लेकर जाना। युनमो कहता है वो तो मेरे बैग में है, तुम चाहो तो उसे ले सकती हो लेकिन ये डिपेंड उस पर करता है कि तुम्हारे पास एबिलिटी है या नहीं है। ये बोलकर वो अपने दोनों शैडो को बाहर निकाल देता है। वो कहती है अगर ऐसी बात है तो चलो ट्राई करके देख ही लेते हैं। अपने शैडो के साथ उसका फाइट को देखकर वो सोचता है कि वो कॉम्बैट एबिलिटी में काफी ज्यादा स्किल है और लैक ऑफ स्टिंग पावर लेवल को अपने मेंटल अटैक से मेकअप कर ले रही है लेकिन इस तरह के मेंटल अटैक का कंजप्शन तो काफी ज्यादा होना चाहिए। तभी वो अपने मेंटल अटैक का यूज करके उन दोनों को पूरी तरह से फ्रीज कर देती है जिसके कारण वो लोग बिल्कुल भी हिल नहीं पाते हैं और तभी वो युनमो पर हमला कर देती है जिससे कि उसका शैडो रोक लेता है लेकिन फिर भी वहां पर ब्लड गिरता है और वो ब्लड वे का ही होता है। ये देखकर युनमो कहता है लगातार मेंटल अटैक बॉडी के लिए बोझ बन सकता है, यह आर्टिफैक्ट क्या तुम्हारे एफर्ट के लिए वर्थ इट है? ये सुनकर वे को डिप्टी लीडर का बात याद आ जाता है जो उससे बोला होता है कि जल्दी से किसी तरह से युनमो से वो वाला आर्टिफैक्ट लेकर आ जाओ, अगर ऐसा नहीं कर पाती हो तो तुम अपने फैमिली को भूल जाना। ये सोचकर वो उससे कहती है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचते हो। ये बोलकर वो फिर से उस पर हमला कर देती है। युनमो लिव से कहता है कि इसमें तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये मेरा पर्सनल है। ये बोलकर वो दोनों फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं और वो उससे कहते हैं कि इतना बुरा भी नहीं है। वे उसे सिखाने के लिए थैंक्स बोलकर फिर से मेंटल अटैक कर देती है जिससे उसे काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। ये देखकर युनमो कहता है कि इस तरह का अटैक से तुम्हें तुम्हारा फिजिकल स्ट्रेंथ को सैक्रिफाई करना पड़ता है, क्या ये सच में ब्लैकलिस्ट का कारण है? ये बोलकर वो उसे धक्का देकर खुद से दूर करता है और कहता है कि अब ये खत्म हुआ। ये बोलकर वो अपने मैड शॉट का यूज कर देता है लेकिन उसे जान से नहीं मारता है। ये देखकर वो पूछते क्यों, तुमने मुझे मारा क्यों नहीं? युनमो कहता है कि अगर मैं तुम्हें मार देता हूँ तो जीफेंग टीम वाले मुझसे हमेशा नफरत
करेंगे। वो इडियट अभी भी तुम्हारे वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर वो थोड़ी सी चौंक जाती है, लेकिन तब भी कहती है मेरा उन लोगों से कोई भी लेना देना नहीं है। जुनमो कहता है इसलिए तो मैंने कहा कि वो लोग इडियट है, और उसे आर्टिफैक्ट देकर वहां से जाते हुए कहता है जाकर इसे दे दो। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम क्यों इस तरह से फाइट की हो, लेकिन जरूर इसके पीछे कोई कारण होगा। तभी वो उसे कहती है कि मुझे पता है कि जैंग सेक्रेट हेमिलिस्टेट का एक पॉइजन का एंटीडोट ढूंढ रहे हैं, मैं इसमें आपका हेल्प कर सकती हूँ, और अगर आर्टिफैक्ट की बात करूँ तो मैं इसे आपको लौटा दूंगी जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तब। युनमो उससे कहता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, तुम बस सेफली अपने टीम के पास वापस चली जाओ, और अगर आर्टिफैक्ट की बात करूँ तो मैं उसे खुद ही जाकर ले लूंगा। ये बोलकर वो सोचता है कि मैंने उनके लिए एक गिफ्ट तैयार करके रखा है, और वो होता है उस आर्टिफैक्ट के अंदर शैडो क्वीन। इसके बाद वो लोग मांथियान सिटी में वापस चले जाते हैं, जहाँ पर वो लोग देखते हैं कि एक जगह पर काफी ज्यादा भीड़ लगी होती है, और सभी लोग कह रहे होते हैं कि इसका रिवॉर्ड तो काफी ज्यादा बड़ा है, अगर पैसा इतना ज्यादा मिल रहा है तो जरूर इस बंदे को पकड़ना आसान भी नहीं होगा। ये सुनकर जुनमो भी वहां पर जाते हुए कहता है कि अगर हम उसे पकड़ लेते हैं तो पैसा ही पैसा होगा, इसलिए वो जल्दी से जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि बाउंटी $100 मिलियन का है। और पेंटिंग को देखकर वो कहता है आखिर ये पेंटिंग इतना ज्यादा घटिया क्यों है। ये देखकर उसे काफी ज्यादा हंसी आने लगती है, और वो ल्यू से कहता है कि वांटेड लिस्ट वाला बंदा काफी ज्यादा अजीब लग रहा है ना, क्या हमें इसे पकड़ना चाहिए। ये बात वो पूरा करता है कि तभी एक बंदा उसके हाथ में हथकड़ी लगाकर कहता है कि ये बच्चा तो वांटेड लिस्ट में है, मुझे इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि इसे इतनी आसानी से पकड़ लूंगा। ये देखकर जुनमो चिल्लाने लगा होता है कि अपनी आंखों को खोलो और देखो क्या हम दोनों एक ही जैसे लग रहे हैं। ये देखकर वो लोग कहते हैं इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, करीब से देखने पर तुम दोनों एक जैसे लग रहे हो। ये देखकर ल्यू भी अपना हंसी कंट्रोल करने की काफी ज्यादा कोशिश कर रही होती है। वहीं पर ये सुनकर जुनमो सोचता है कि उस वक्त मुझे मेरे शक्ल पर ही शक होना शुरू हो गया था। तभी ल्यू उसे वहां से लेकर भागने लगती है। ये देखकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और वो बंदा कहता है कि वो तो $100 मिलियन के लिए बिल्कुल वर्थ इट है, वो कितनी आसानी से मेरे हथकड़ी से भाग गया है। दूसरे कहते हैं कि तुम्हारा हथकड़ी बारबेरियन लोगों के लिए है, जो कि उसके लिए काफी ज्यादा बड़ा था, इसलिए वो सभी लोग उन्हें जाकर ढूंढने लगते हैं। वहीं पर उन्हें दिखाते हैं जहाँ पर वो लोग बड़े बड़े टेडी बियर में छुपकर बलून बेच रहे होते हैं। उन्हें जाता देखकर युनमो उसे वहां से लेकर जाने लगता है। वो पूछते लेकिन कहाँ जाना है, पूरा शहर में तुम्हारा वाला पेंटिंग लगा हुआ है। वो कहता है कि पैलेस में जाकर उनसे पूछना पड़ेगा कि इन सब का मतलब क्या है, और जाते हुए काफी गुस्से में कह रहा होता है कि वो लोग मुझे इतना ज्यादा अगली कैसे पेंट कर सकते हैं। वहीं पर पैलेस में दिखाते हैं जहाँ पर मीटिंग चल रहा होता है, और गवर्नर कहता है कि ली युनमो सेंट्रल कॉन्टिनेंट का पर्सन है, लेकिन ये हमारे लोगों का गायब होने से रिलेटेड कैसे है। दूसरा कहता है कि मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि हमें काफी सारा अनोनिमस लेटर मिला है उसे रिपोर्ट करते हुए, इसलिए एक्शन तो लेना पड़ेगा। गवर्नर कहता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई जानबूझकर उसे फंसाने की कोशिश कर रहा हो। दूसरा कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर भी हमें उसे ढूंढकर उसी से पूछना पड़ेगा। तभी वहाँ पर वो लोग उनके गार्ड्स को धोते हुए आ जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर यहाँ के इंचार्ज कौन है। वो लोग उन्हें देखकर उससे पूछते हैं आखिर कौन हो तुम लोग। ये सुनकर जुनमो उनके सामने बैठकर कहता है वही हूँ जिसे आप लोग ढूंढ रहे हैं। उसे देखकर वो बंदा कहता है कि अब जबकि ये खुद ही यहाँ पर आ गया है तो इसे पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी गवर्नर उसे शांत करते हुए उससे कहता है कि अब जबकि तुम खुद ही यहाँ पर आ गए हो तो मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। किसी ने हमें रिपोर्ट किया है कि तुम हमारे लोगों को किडनैप कर रहे हो, उन्हें सेक्रीफाई करके फॉरबिडन स्किल सीख रहे हो। मुझे नहीं पता कि ये सब सत्य है या फिर गलत है। और यही बोलने के साथ यहीं पर पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ली युनमो को पूरा मांथियान सिटी में वांटेड घोषित कर दिया गया था और जगह जगह पर उसी का फोटो लगा होता है और वो भी 100 मिलियन बाउंटी के साथ। उसके साथ साथ उसे फंसाने के लिए कोई गवर्नर को बहुत ही सारा अनोनिमस लेटर लिखकर भेज रहा होता है कि ली युनमो तुम्हारे कॉन्टिनेंट के काफी सारे आदिवासी को किडनैप करके उन्हें सेक्रीफाई करके फॉरबिडन स्किल सीख रहा है। इसीलिए पैलेस में उसी को लेकर मीटिंग चल रही होती है कि ली युनमो सेंट्रल कॉन्टिनेंट का पर्सन है, हम उसे ऐसे ही नहीं पकड़ सकते हैं। और ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई जानबूझकर उसे फंसाने की कोशिश कर रहा होगा। वो लोग उसी के बारे में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर युनमो उनसे ये सब जो कुछ भी हो रहा होता है उनका जवाब लेने के लिए पहुंच जाता है। युनमो को वहाँ पर देखकर गवर्नर कहता है कि अब जबकि तुम खुद ही यहाँ पर आ गए हो तो किसी ने तुम्हारे खिलाफ बहुत ही सारा अनोनिमस लेटर भेजा है कि तुम हमारे कॉन्टिनेंट के लोगों को किडनैप करके उन्हें सेक्रीफाई करके फॉरबिडन स्किल सीख रहे हो। मुझे नहीं पता कि ये सच है या फिर झूठ है। अब एपिसोड की शुरुआत होती है और वे सैंडन को दिखाते हैं जो कि एक कमरे में अकेले डिप्रेस बैठी होती है। तभी वहाँ पर एक बंदा आकर उससे कहता है कि हमारे बिशप तुम्हें ढूंढ रहे हैं, चलो यहाँ से। इसके बाद युनमो को दिखाते हैं जो कहता है कि मेरा तुम्हारे मिसिंग लोगों से कुछ लेना देना है, यहाँ पर कोई मजाक चल रहा है क्या। तभी गवर्नर उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए अपने साथ चलने के लिए बोलता है और कहता है कि हम लोग तुम्हें कोई भी हार्ड टाइम नहीं देंगे, अगर तुम इनोसेंस प्रूव हो जाओगे तो हम लोग तुम्हें तुरंत जाने देंगे। युनमो कहता है क्या होगा अगर मैं ना कहूँ तो। ये सुनकर वो कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते हो। ये बोलकर वो अपने गार्ड को बुला लेता है और उन दोनों गेस्ट को खातिरदारी करने के लिए लेकर जाने के लिए कहता है। तभी युनमो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करते हुए कहता है उससे मत छूना। उसका ऑरा फील करके वो गार्ड काफी ज्यादा डर जाता है और वो सोचता है कि वो फ्लक्स मास्टर
मास्टर लेवल का ऑरा कैसे रिलीज कर सकता है, अगर मैं उससे फाइट करूंगा तो कभी जीत नहीं पाऊंगा। तभी वहाँ पर एक और पर्सन आते हुए कहता है कि मैं सोच रहा था कि आखिर क्यों मुझे लेने कोई आया क्यों नहीं। तो अब मुझे पता चला कि सभी लोग यहाँ पर है। मैं दूर से काफी पावरफुल ऑरा को फील कर पा रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर चला आया। उससे देखकर जुनमो कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सिर्फ इतना ही पता था कि तुम्हारा जन्म डेसोलेटेड क्लैन के पावरफुल फैमिली में हुआ है, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि तुम इंपीरियल पैलेस में इतनी आसानी से एंटर कर जाओगे। वैसे बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं ना ब्रो। और वो और कोई नहीं बल्कि वही बारबेरियन होता है जो कि जुनमो के साथ लड़कियों वाला दुनिया में गया था। वो और कोई नहीं बल्कि डेसोलेटेड क्लैन का हायर होता है, जो आकर जुनमो को अपने साथ लेकर जाते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, चलो मेरे जगह पर चलकर कुछ खाते पीते हैं और कुछ बातें बातें भी कर लेंगे। तभी कुछ लोग उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहते हैं कि यंग मास्टर, ये बंदा हमारे लोगों के गायब होने से रिलेटेड है, अगर वो चला गया तो सभी लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। ये सुनकर वो कहता तो तुम्हारा मतलब मेरा दोस्त इस केस से रिलेटेड है, क्या ये सच है? जुनमो कहता ऑफ कोर्स नहीं। ये सुनकर वो उसे लेकर जाने लगता है। तभी गवर्नर कहता है कि यंग मास्टर ये काफी ज्यादा सीरियस मैटर है, अगर आप इसमें टांग अड़ाते रहेंगे तो मुझे आप पर भी एक्शन लेना पड़ेगा। ये सुनकर वो रुक जाता है और कहता है अंकल लुआ, अब जबकि आप गवर्नर बन गए हैं तो अब आप मेरी बातों को सुनेंगे भी नहीं, लेकिन ये मत भूलिए कि मैं डेसोलेटेड क्लैन का हायर हूँ और फ्यूचर लीडर भी हूँ। अगर आप मुझ पर अटैक करने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा सा कोशिश करके देख लीजिए, मेरा दोस्त फ्यूचर में डेफिनेटली बहुत ही बड़ा आदमी बनेगा, तुम लोग उसे मर्डरर कैसे रिगार्ड कर सकते हो? इसे इन सभी चीजों से काफी ज्यादा नफरत है। अब जबकि तुम लोग कोई सबूत ढूंढ नहीं पाए तो उन फालतू के लेटर को तुम लोग सबूत के जैसे यूज कर रहे हो। तभी जुनमो कहता है कि मेरे पास एक सबूत है और मैं यहाँ पर टाइम पास करने नहीं आया था, अगर तुम लोगों को इस केस के बारे में कोई क्लू चाहिए तो मेरे पास है और वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वे साइंडियन को दिखाते हैं जो कि उस पूरे गेम के मास्टरमाइंड से मिलने जाती है। उसे वहां पर देखकर वो बंदा कहता है कि तुम फाइनली यहाँ पर आ ही गए, तो इसका मतलब मैं ये समझू कि तुम वो लेकर आ गई हो जो मैंने तुम्हें जुनमो से लाने के लिए बोला था। तभी वो उसे सेज वेपन देते हुए कहते कि मैंने तुम्हारा प्रॉमिस पूरा कर दिया, अब ये बताओ कि मेरी फैमिली कहाँ पर है। वो कहता है रिलैक्स, तुम उनसे मिल सकती हो, लेकिन वो लोग अब पहले से थोड़ा सा बदल गए होंगे। ये सुनकर वो चिल्लाते हुए कहती है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरा ब्लड ज़ॉम्बी आर्मी को देखी होगी। ये सुनकर वो काफी ज्यादा घबराते हुए सोचती है वही जो उन कंटेनर में भरा हुआ है। वहीं पर वो आगे बताते हैं कि एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया है और वो छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि मैं भूल गया हूँ कि तुम्हारा फैमिली का कंटेनर नंबर क्या था, क्यों ना तुम खुद ही जाकर उन लोगों को ढूंढ लो, अगर तुम अभी भी उन्हें पहचान पाई तब। ये सुनकर उसे काफी बड़ा सदमा लगता है और वो मेंटली ब्रोक डाउन हो जाती है और वो वहीं पर गिर जाती है। ये देखकर वो कहता है कितना फनी रिएक्शन है। तो अब मुझे पता चले कि जब लोग नर्वस ब्रेकडाउन से सफर कर रहे होते हैं तो उनका रिएक्शन ऐसा होता है। चलो मैंने आज इसे भी देख लिया। वहीं पर उसके सांसें काफी ज्यादा तेज हो गई होती है और वो कुछ बोल नहीं पा रही होती है। तभी वो आगे कहता है कि मुझे तुम्हें एक मजेदार कहानी बताने दो कि जब मैंने उन लोगों को कंटेनर में डाला था ना, तब भी वो लोग मुझसे काफी ज्यादा तुम्हें छोड़ देने के लिए भीख मांग रहे थे। और हाँ, स्पेशली वो छोटा बच्चा, कितना साल का होगा, 7 या फिर 8 साल का होगा। मुझे सच में उसका पेनफुल स्क्रीमिंग काफी ज्यादा पसंद आया था। इतना बोलकर वो वहां से जाते हुए कहता है कि अब तुम फ्री हो गई हो, मैंने उन लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। वैसे भी तुम्हारा फैमिली मुझे एक अच्छा शो दिखाए थे, तुम्हें सच में उनका थैंक्स करना चाहिए। वहीं पर वो रोते हुए सोच रही होती है कि मैंने अपने दोस्तों को धोखा दिया, अपने मेंटोर पर भी हमला किया, लेकिन फिर भी मैं अपनी फैमिली को बचा नहीं पाई, मैं एक लूजर हूँ, मुझे तो मर जाना चाहिए। लेकिन तभी वो काफी ज्यादा हिम्मत जुटाकर अपना माइंड कंट्रोल को एक्टिवेट करके उस पर हमला करने जाती है और वो सीन वहीं पर कट हो जाती है। इसके बाद जुनमो को दिखाते हैं जहाँ पर उसे जो कुछ भी पता होता है वो सब कुछ उसे बता देता है। ये सब सुनकर यंग मास्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपना हाथ टेबल पर पटकते हुए कहता है कि तो तुम्हारा मतलब ये है कि ये सब डिवाइन रिलीजन वाले कर रहे हैं और विक्टिम का नंबर जितना हम लोग सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा है। जुनमो हाँ में जवाब देकर आगे का बात बताता है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा गुस्से से पागल होने लगता है और सबसे कहता है कि अब मैं अपने डेसोलेटेड क्लैन के बिहाफ में उनके विरुद्ध जंग छिड़ रहा हूँ। लेकिन तभी गवर्नर उसे संभालते हुए कहते हैं कि शांत हो जाइए, उनके विरुद्ध फाइट करने का मतलब भी आप समझ रहे हैं ना, जरा 2 बार सोच लीजिए। लाशों से भरा हुआ गड्ढा ये प्रूव नहीं कर देता है कि इनके पीछे का मास्टरमाइंड डिवाइन रिलीजन ही है। अगर आप रैशली डिसीजन लेकर वार स्टार्ट कर देंगे तो आप बहुत ही बड़ी मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर बारबेरियन एल्डर और बाकी के लोग आते हुए कहते हैं कि हम उन पर ट्रस्ट करते हैं। ये बोलकर वो अपने ग्रैंड डॉटर को बाहर आने के लिए कहता है। उसकी ग्रैंड डॉटर बाहर आकर कहते हैं कि मैं ये टेस्टिफाई कर सकती हूँ कि लोगों के मिसिंग होने के पीछे डिवाइन रिलीजन का ही हाथ है। ये सुनकर गवर्नर थोड़ा सा चौंकते हुए कहता तुम टेस्टिफाई कर सकती हो? वो कहते हैं हाँ मैं कर सकती हूँ। ये बोलकर वो बताते हैं कि जब मैं जंगल में शिकार करने गई थी तब मुझे डिवाइन रिलीजन वाले पकड़ लिए थे और उनके ट्रांसपोर्टिंग ट्रक में मैंने हमारे क्लैन के बहुत सारे मरे हुए लोगों को भी देखी थी और मैं उनकी कुछ बातें भी सुन पाई थी। वो लोग अपने इंटरनल मैटर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, वो हमारे सभी लोगों को किसी तरह के एक्सपेरिमेंट के लिए पकड़ रहे हैं। ये सुनकर वो सभी लोग काफी ज्यादा भड़क जाते हैं और उन्हें वॉर डिक्लेयर करने के लिए कहने लगते हैं। ये देखकर यंग मास्टर कहता है कि आप अभी भी हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नर गुस्से में कहता है क्या मैं तुम्हें डरपोक दिख रहा हूँ? अब जबकि हमारे पास इतना सारा एविडेंस है तो अब मैं भी फॉर्मली उनके विरुद्ध वॉर डिक्लेयर करता हूँ। ये सुनकर वो सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन तभी गवर्नर सभी लोगों को शांत करते हुए कहते हैं कि ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता नहीं है कि उनका एक्सपेरिमेंट लैब कहाँ पर है। तभी जुनमो कहता है कि ज्यादा चिंता करने की
जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है। इसके बाद पैलेस लॉन्च को दिखाते हैं जहाँ पर युनमो लोग बैठकर आराम कर रहे होते हैं। तभी एक युनमो से कहते कि चलो चलकर हम लोग भी उनका हेल्प करते हैं, रास्ते में शायद हम लोग वे शाइनोन को भी ढूंढ लेंगे। युनमो कहते कि डेसोलेटेड क्लान वाले लोग उन्हें संभाल लेंगे, मैं तुम लोगों को वापस सिटी में ले जाने के बाद उनके हेडक्वार्टर में चेकआउट करने जाऊंगा। तभी उन्हें किसी के दरवाजे नॉक करने के बाद सुनाई देती है। ये सुनकर सेंचिन जाकर देखते तो उसे पता चलता है कि वो और कोई नहीं है बल्कि वे शाइनोन होती है, जो कि काफी ज्यादा जख्मी होती है और वहीं पर गिर जाती है। उसे देखकर सभी लोग जल्दी से उसके पास जाते हैं, लेकिन वो बहुत ही मुश्किल से युनमो को एक नीडल देते हुए कहती है कि मैं ये पॉइजन नीडल लाने के लिए प्रॉमिस की थी, ये रहा, और मैं सही सलामत वापस आने के लिए प्रॉमिस की थी, लेकिन ये प्रॉमिस मैं अपना पूरा नहीं कर पाई। ये देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तभी वो कैप्टन से कहते क्या मैं टीम में वापस आने के लिए फिर से अप्लाई कर सकती हूँ? वो रोते हुए कहता ऑफ कोर्स तुम कर सकती हो, और तभी वो मारी जाती है। ये देखकर युनमो कहते हैं अगर वो इविल सोड एग्जिस्ट करता ही नहीं तो शायद ये सब कुछ ऐसा होता ही नहीं। और यही बोलने के साथ एपिसोड की शुरुआत कर्स फॉरेस्ट से होती है, जहाँ पर डेसोलेटेड क्लान और डिवाइन रिलीजन वालों में वॉर चल रहा होता है। डिवाइन रिलीजन वाले उन्हें रोक नहीं पा रहे होते हैं। ये देखकर दूसरा बंदा कहता है कि हमें फॉरबिडन एरिया के गेट को गार्ड करना ही होगा। जब प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा तब डिवाइन रिलीजन वाले इनविंसिबल बन जाएंगे। वहीं पर अंदर में दिखाते हैं जहाँ पर मास्टरमाइंड का साथी उससे कहता है कि और कितना टाइम लगेगा, हमारे लोग उन लोगों को और ज्यादा देर तक रोक के नहीं रखवाएंगे। वो कहता है कि बहुत टाइम है, जब मैं ये इविल सोड ले लूंगा तब उन लोगों को खत्म करने का टाइम आ जाएगा। ये सुनकर वो उससे पूछता है क्या सिर्फ एक सोड के लिए पूरा डेसोलेटेड क्लान को ऑफेंड करना ठीक रहेगा? वो कहता ऑफ कोर्स ठीक है, ये सोड गोड्स का वेपन है। ये सुनकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है। वो आगे बताता है कि लिटरेचर के अनुसार कर्स गोड इस सोड से ओल्ड गोड को खत्म करके वो पोजीशन हासिल कर लिया था, लेकिन उसने उससे हराने के बाद इस सोड को कर्स करके यहाँ पर फेंक कर चला गया था। गोड्स वेपन के पास गोड्स का विल है, यहाँ तक कि तुम भी एक छोटा सा रिलम को देख सकते हो। चलो अब रिचुअल स्टार्ट करने का वक्त आ गया है, मैं इस सोड को सबड्यू करने जा रहा हूँ, तुम जाकर दरवाजे को गार्ड करना। ये सोड फ्लक्स एनर्जी को ऑब्जर्व करके उसे कर्स पावर में कन्वर्ट करके रिलीज कर सकता है, लेकिन अगर मैं इस सेज वेपन को मीडियम के जैसे यूज करके ब्लड ज़ॉम्बी की एनर्जी को अपने में और कर्स पावर को ज़ॉम्बी में कन्वर्ट कर दूंगा, तब अगर ये गोड्स का भी वेपन होगा ना तब भी ये मेरे कंट्रोल से बाहर नहीं जा पाएगा। ये बोलकर वो करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन उसका रेजिस्टेंस पावर काफी ज्यादा हाई होता है। ये देखकर वो सोचते हैं कि हजारों सालों तक अबेंडन होने के बावजूद भी इसके पास तो कमाल का पावर है, लेकिन ये फिर भी मेरे द्वारा कंट्रोल होने वाले भाग्य से बच नहीं सकता है। लेकिन जैसे वो स्टार्ट करते हैं कि उसका ब्लड ज़ॉम्बी इतना पावर को झेल नहीं पाते हैं और वो ब्लास्ट होने स्टार्ट हो जाता है। ये देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है और सोचता है कि मुझे इस प्रोसेस की स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग ज्यादा देर तक कर्स के पावर को सह नहीं पाएंगे। वो उसमें अपना पूरा फोकस लगा दिया होता है कि तभी वहां पर दरवाजे को कोई लात मार कर तोड़ देता है, और वो और कोई नहीं बल्कि युनमो होता है, जो कि गार्ड को खत्म करके उसके ऊपर पैर रख दिया होता है और रख कर कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे कुछ लेने आया हूँ। उसे देखकर वो पूछता है क्या तुम ही ले युनमो हो? वो हाँ में जवाब देकर कहता और क्या तुम ही वो सो कॉल्ड डिप्टी लीडर हो? मेरे स्टूडेंट का ध्यान रखने के लिए थैंक्स। ये सुनकर वो कहता तो क्या अब तुम उस लड़की का बदला लेने आए हो? लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम काफी ज्यादा लेट हो गए हो। युनमो कहता है उतना भी लेट नहीं हुआ हूँ, मुझे लगता है कि तुम्हें नहीं पता होगा कि वेस्ट सैंडन को सेज वेपन मैंने ही दिया था और मैंने उसमें तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज भी प्रिपेयर करके रखा है। बाहर निकलो शैडो क्वीन। ये सुनकर वो जल्दी से बाहर निकल जाती है और सभी ब्लड ज़ॉम्बी को देखते ही देखते खत्म कर देती है, जिससे एनर्जी का संतुलन बिगड़ जाता है और पावर हैंडल ना करने के कारण डिप्टी लीडर फेंका जाता है और उसके आंख और मुंह से खून निकलने लगती है और वो वहीं पर गिर जाता है। युनमो उस सोड की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि तुम सिर्फ इस सोड को लेने के लिए इतने सारे लोगों को मार दिए हो। मैं भी ये देख सकता हूँ कि इस तलवार का तुम्हें कितना ज्यादा चाह है, लेकिन मैं तुम्हें इसमें सक्सेसफुल होने नहीं दे सकता हूँ। ये बोलकर वो खुद ही उस सोड को पकड़ लेता है, लेकिन जैसे वो उसे पकड़ता है उसको बॉडी में काफी सारा वो सोड एनर्जी डालने लगता है। ये देखकर वो सोचता है कि इंटरेस्टिंग है, डिवाइन रिलीजन के द्वारा इतना ज्यादा पावर कंज्यूम करने के बाद भी इसके पास इतना ज्यादा फियर्स पावर है। तभी सिस्टम उसे वार्निंग देने लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग पावर तुम्हारे बॉडी में एंटर कर रहा है, अगर तुम इस एनर्जी को सहते रहोगे तो तुम 1 ही मिनट के अंदर में मारे जाओगे, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि तुम इस पावर को अपने स्टार स्पेस के साथ शेयर करो। ये सुनकर वो सोचता है ओ मैं तो उसके बारे में भूल ही किया था, इसलिए वो जल्दी से उसे एक्टिवेट कर देता है और सारा पावर वहां पर जाने लगता है। और कुछ देर के बाद वो सोड शांत हो जाता है। उसके शांत होने के बाद वो उसे देखते हुए कहता तो ये सोड ऐसा दिखाई देता है, इसे सबड्यू करना तो सच में काफी ज्यादा आसान था। तभी अचानक उसमें से एक अजीब तरह का एनर्जी निकलता है जो कि उसके आंखों में एंटर कर जाती है और उसे कुछ और ही दिखाई देने लगता है। तभी वहां पर उसके दोस्त साथी और यंग मास्टर आ जाते हैं। वो लोग युनमो को वैसा देखकर कहते हैं वो क्या कर रहा है? लियू बताती है शायद वो उस सोड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होगा, उसे मत छूना। तभी डिप्टी लीडर को दिखाते हैं जो कि चिल्लाते हुए कहता है कि मेरा बॉडी ऐसा कैसे बन गया है, कहीं उस कर्स पावर ने मेरे बॉडी को सड़ा तो नहीं दिया है ना? उसका ये बोलने के बाद उसका हाथ को दिखाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा घटिया बन गया होता है। ये देखकर वो चिल्लाते हुए कहता है कि ली युनमो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये बोलकर वो उसकी तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखकर वो लोग युनमो को बचाने के लिए जाते हैं। वहीं पर युनमो को दिखाते हैं जो कि उस सोड की मेमोरी के अंदर में चला गया होता है, जहाँ का प्रेशर काफी ज्यादा हाई होता है और उसे एक फिगर दिखाई दे रहा होता है। उसे देखकर युनमो सोचता है आखिर वो है कौन?
उसका लेवल क्या हो सकता है। वो मुझे नील डाउन करने के लिए मजबूर कर रहा है। ये प्रेशर तो सच में काफी ज्यादा टेरिबल है। गोड को मारना सच में ईजी नहीं है। अगर मैं एक और ओरिजिनल स्टार पावर को कल्टिवेट नहीं कर रहा होता ना तो मुझे डर है कि आज मैं सर्वाइव नहीं कर पाता। वहीं पर युनमो की एक आवाज सुनाई देती है कि वेल हाफ डेड जीना मीनिंगलेस है। चलो शुरुआत से शुरू करते हैं। स्लोटर, मेरा स्वॉर्ड मेरे वापस आने तक इंतजार करना। हालांकि हजारों साल बीत गया होगा और सब कुछ बदल गया होगा। जब तक स्टार स्पेस का फिर से अपियर होगा वही मेरे वापस आने का वक्त होगा। ये बोलकर वो गायब होने लगता है। ये देखकर युनमो कहता कहीं मैं इस स्वॉर्ड के मेमोरी में तो नहीं होना। ये पावर सच में काफी ज्यादा जाना पहचाना लग रहा है। क्या ये स्पेस स्टार का पावर है? ये तो मुझे डिवोर करने वाला है। वहीं पर बाहर में दिखाते हैं जहाँ पर वो उन सभी लोगों को बहुत ही आराम से हरा दिया होता है और उनसे कहता है कि मुझे रोकने के बारे में तुम लोगों ने सोच भी कैसे लिया? तुम लोग तो खुद को काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट समझ रहे थे। ये बोलकर वो युनमो को खत्म करने जाते हुए कहते हैं कि तुमने मेरा स्वॉर्ड मुझसे छीनकर बहुत ही बड़ी गलती कर दिया है, लेकिन अभी भी ज्यादा देरी नहीं हुआ है। तुम्हें मारने के बाद भी मैं ये स्वॉर्ड फिर से ले सकता हूँ। लेकिन उसका उससे छूने से पहले ही युनमो होश में आकर उस पर अटैक कर देता है और उससे कहता है मुझे माफ कर देना, लेकिन अब ये स्वॉर्ड मेरा हो गया है। वहीं पर ये देखकर वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो सोच रहा होता है कि फ्लक्स मास्टर मेरे अटैक को रजिस्ट कैसे कर सकता है। कहीं इसका मतलब वो गोड्स वेपन में छोड़ा गया। गोड का मैसेज को समझ तो नहीं लिया है ना। मैं उसे और भी ज्यादा इंप्रूव होने का टाइम नहीं दे सकता हूँ। मुझे उसे अभी कभी मारना होगा। ये सोचकर वो उस पर हमला करने जाता है, लेकिन उसका अटैक करने से पहले युनमो उस पर हमला कर देता है और उसके बाद वो उस पर स्वॉर्ड का थंडर स्ट्राइक से भी हमला कर देता है। और ये करने के बाद वो उस पर कुछ और हमला कर देता है, लेकिन कुछ देर के बाद वो वहीं पर गिर जाता है। ये देखकर लियू थोड़ी सी हैरान होते हुए कहती है कि क्या वो इतनी आसानी से जीत गया? लेकिन वहीं पर युनमो के मुंह से खून निकलने लगती है। ये देखकर वो हंसते हुए कहता है कि तुम मेरे ट्रैप में फंस गए हो। वहीं पर ये देखकर युनमो कहता है कि उसका ब्लड जो कि मेरे ऊपर गिरा था वो जहरीला था। तभी वो उठते हुए कहते हैं कि तुम्हारा लेफ्ट बॉडी पैरालाइज हो गया होगा ना। तुमने ये तो नहीं सोचा होगा ना कि डिवाइन रिलीजन का डिप्टी लीडर इतना ज्यादा कमजोर होगा। मैं अपने पूरे लाइफ में पॉइजन के बारे में स्टडी किया हूँ और काफी सारे लोगों पर एक्सपेरिमेंट भी कर चुका हूँ और परफेक्ट एक्सपेरिमेंट मैं खुद हूँ। ये बोलकर वो खुद को हील करके युनमो को एक लात मार के फेंक देता है और उसका स्वॉर्ड ले लेता है, जिससे दीवार से टकराने पर युनमो को काफी ज्यादा चोट लग जाती है। वहीं पर वो स्वॉर्ड को देखकर कहता है कि फाइनली अब तुम मेरे हो ही गए हो। एक अनहोली मैन और एक कर्स ब्लेड, कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है ना। वहीं पर युनमो उठते हुए कहता है अगर तुम्हारी जगह पर मैं होता तो उस स्वॉर्ड को कब के फेंक चुका होता। क्या तुम भूल गए हो कि तुम ऐसा कैसे बन गए हो? ये बोलकर वो स्वॉर्ड से कहता है कि स्लोटर कर्स रिलीज करो। ये बोलने के बाद स्वॉर्ड में से एक ब्लैक स्मोक निकलने लगता है, जिससे उसका बॉडी और ज्यादा सड़ने लगता है। ये देखकर वो कहता है कि मेरा बॉडी खत्म होने लगा है और मुझे और भी ज्यादा फ्लेश और ब्लड चाहिए। तभी उसकी नजर ज़ॉम्बी का पहाड़ पर जाती है। वो वहां पर जाकर सभी ज़ॉम्बी को खाना स्टार्ट कर देता है। तभी लियू युनमो को एक मेडिसिन देते हुए कहती है इसे खा लो, ये टॉक्सिन को तुम्हारी बॉडी में फैलने से रोकेगा। वो उसे खाकर अपने स्वॉर्ड को उठाकर उससे कहता है कि मर जाना इससे अच्छा होगा। आखिर तुम ऐसा जीना क्यों चाहते हो? वहीं पर उसे दिखाते हैं जो कि पूरी तरह से बदल गया होता है और उससे कहते हैं कि तुम्हारा सबसे बड़ा गलती ये है कि तुम्हें मुझे मार देना चाहिए था, लेकिन अब तुम्हें और कोई भी चांस नहीं मिलेगा। उसे देखकर युनमो कहता है कि तुम तो अब और भी काफी ज्यादा घटिया बन गए हो। ये सुनकर वो युनमो पर हमला करते हुए कहता है कि तुम इसे डिस्गस्टिंग बोल रहे हो, मेरे परफेक्ट बॉडी का पावर तुम ट्राई करो। ये बोलकर वो उस पर हमला कर देता है। युनमो उससे बचते हुए सोचते हैं कि इतना बड़ा बॉडी होने के बावजूद भी ये इतना ज्यादा तेज कैसे हो सकता है। तभी वो काफी तेज स्पीड में उसके पीछे आकर कहता है तुम देख कहाँ पे रहे हो। ये बोलकर वो उसे खाने पीने पर दे देता है, लेकिन तभी उसका शैडो आकर उसे बचाकर उसका हाथ ही तोड़ देता है। लेकिन तभी उसका हाथ अपने आप ही रीजनरेट हो जाता है और वो उससे कहता मैंने कहा ना कि मेरा ये एक परफेक्ट बॉडी है। और यही बोलने के साथ एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि वो सभी ज़ॉम्बी को खाकर काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो गया होता है और युनमो पर हमला करके उसे काफ़ी ज़्यादा घायल भी कर देता है। ये देखकर वो जल्दी से अपना सभी शैडोज को उस पर हमला करने के लिए भेज देता है, लेकिन वो उसके सभी शैडो को कुछ ही देर में ख़त्म कर देता है। युनमो उस पर पीछे से भी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसका हमला करने से पहले ही युनमो को खाने पीने पर दे देता है। युनमो खुद को किसी तरह से संभालते हुए सोच रहा होता है तो क्या यही एक फ्लक्स सेज का पावर होता है? इविल स्वॉर्ड का यूज करके भी मैं उसे हरा नहीं पा रहा हूँ। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसका इविल स्वॉर्ड का पूरा पावर अभी तक अवेकन नहीं हुआ है, इसलिए वो उसको पूरी तरह से अवेकन करने के बारे में सोचता है। लेकिन उसके लिए उसे टाइम की जरूरत होती है जो कि उसके पास अभी नहीं होती है, क्योंकि वो युनमो पर काफी ज्यादा हमला कर रहा होता है और युनमो उससे बचने की कोशिश कर रहा होता है। युनमो सिर्फ उससे बच ही नहीं रहा होता है, बल्कि अब वो उसका पूरा पावर को भी अवेकन करने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर वो सोचता है आखिर युनमो कर क्या रहा है, इविल स्वॉर्ड उसका हाथ में ही है, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता हूँ। वो जो भी करना चाहता है वो करने देने से पहले मैं उसे मार दूंगा। ये सोचकर वो उस पर अपना जोरदार हमला कर देता है, जिससे वो वहीं पर गिर जाता है। ये देखकर उसके दोस्त काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और थोड़े से दुखी भी हो जाते हैं। ज़ॉम्बी कहते हैं कि तुम लोगों को अब ज्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं तुम लोगों को भी उसके पास भेजने वाला हूँ। ये बोलकर वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन तभी युनमो आकर उसका हमला को रोक देता है। उसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरानी से कहता है कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो सकते हो। युनमो कहता लगता है क्योंकि मैं काफी ज्यादा लकी हूँ, तो अब ये बताओ कि तुम मरना कैसे चाहते हो। वो हंसते हुए कहता है तुम मुझे मारने वाले हो, आखिर
तुम अपने आप को समझते क्या हो। तभी युनमू सोर्ड का ऑपरेसिव पावर का यूज करता है, जिससे वो काफी ज्यादा दूर फेंका जाता है। ये देखकर वो सोचते हैं कि कहीं उसने उस सोर्ड का पावर को पूरी तरह से मास्टर तो नहीं कर लिया है ना। जो भी हो, उससे पहले ही मैं उसका बात को पूरा करने से पहले युनमू काफी तेज स्पीड में जाकर उस पर काफी ज्यादा पर हमला करके उसे घायल कर देता है। लेकिन उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है और वो उससे कहता है कि यही पावर है जो कि सोर्ड ने तुम्हें दिया है, लेकिन ये यूजलेस है क्योंकि मेरा बॉडी अपने आप ही रिकवर हो जाएगा। युनमू कहता है तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मेरे हिसाब से तुम्हें अपने बॉडी को पहले देखना चाहिए। वो देखते हैं तो उसे पता चलता है कि उसका बॉडी का चोट अब पहले जैसा ठीक नहीं हो रहा होता है। ये देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है, लेकिन तभी उसे उन सभी लोगों की जिन लोगों को उसने बेरहमी से मारा होता है उनका मेमोरी और पेन सुनाई देने लगता है कि मुझे मेरा लाइफ वापस करो, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। वो उन सभी लोगों के दर्द को फील करने लगता है, जिससे उसका सर फटने लगता है और वो चिल्लाने लगता है कि आखिर कौन हो तुम लोग और ये सब बोलना बंद करो। लेकिन वो सभी आवाजें बंद नहीं होती है। ये देखकर वो सोचते हैं कि ज़ॉम्बी का सभी सेल मुझे रजिस्ट कर रही है। तभी वो फटने लगता है। ये देखकर वो जोर से चिल्लाता है कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हारा गॉड हूँ। युनमू कहता है क्या तुम भगवान हो, क्या तुम वो बनना डिजर्व भी करते हो, क्या तुम सिर्फ एक पीस ऑफ गार्बेज हो, हेल में जाकर अपने सिंस को कन्फेस करना। ये बोलकर वो उस पर काफी खतरनाक हमला कर देता है, जिससे उसका काम वहीं पर तमाम होने लगता है। लेकिन वो अपने आखिरी सांसें में भी यही बोल रहा होता है कि मैं हार गया, नहीं ये इम्पॉसिबल है, मैं हार नहीं सकता हूँ। युनमू कहता है कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ये बोलकर वो उसे खत्म कर देता है। उसके बाद युनमू काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। इसके बाद उनके होटल को दिखाते हैं जहाँ पर युनमू का फाइनली होश आ गया होता है। ये देखकर उसके सभी दोस्त काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं। वहीं पर युनमू खुद को देखकर कहता है कि तुम लोग मुझे मम्मी क्यों बना दिए हो। तभी लियू सबको डांट कर भगाते हुए कहती है कि तुम लोग इसे सिर्फ और ज्यादा डिस्टर्ब भी करते रहोगे, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। उन लोगों को भगाने के बाद वो उससे पूछती है अब तुम्हें कैसा लग रहा है। युनमू कहता है अब मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। ये बोलकर वो सोचते हैं कि अनएक्सपेक्टेडली मैं इस सोर्ड का पावर को सह नहीं पाया, और जब वो उस सोर्ड को छूता है तो वो उसका पावर को फील नहीं कर पाता है। ये देखकर उसे थोड़ा सा अजीब लगता है। तभी वहाँ पर वही बारबेरियन दरवाजे को लात मारकर आकर युनमू को पीटते हुए कहने लगता है कि तुम फाइनली जाग ही गए, तुम हमारे लोगों के ग्रेट बेनिफेक्टर हो, अगर तुम मर जाते तो हमारा काफी ज्यादा नुकसान हो जाता। युनमू पूछता है क्या तुम लोगों ने डिवाइन रिलीजन वालों से अपना सभी कनेक्शन को काट दिए हो। वो कहता है हाँ बिल्कुल, कर्स लैंड में मौजूद सभी डिवाइन रिलीजन वालों को हमने खत्म कर दिया है और बाकी की ऑर्डिनरी बचे हुए बिलीवर को हमने डेसोलेटेड क्लान से एक्सपेल कर दिया है। युनमू पूछता है आखिर उनका असली मकसद क्या था, क्या ये सोर्ड ही उनका असली मकसद था। वो कहता है हाँ, पकड़े हुए लोगों के अनुसार इस सोर्ड का ओरिजिन कर्स गॉड है। तभी ये सभी बातें सुनकर लियू कहती है मुझे लगता है कि अब तुम बहुत ही बड़े खतरे में पड़ गए हो। युनमू पूछता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। वो कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कौन सा गॉड था, उसका छोड़ा हुआ सिर्फ एक ट्रेस ही किसी के पावर को काफी ज्यादा बढ़ा सकती है, लेकिन ये तो उसका द्वारा यूज किया जाने वाला वेपन है। अगर ये बात बाहर लीक हो जाएगा तो तुम बहुत ही बड़े खतरे में पड़ जाओगे। बेरियन कहते हैं कि तुम्हें ज्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, डेसोलेटेड क्लान के सिर्फ कुछ ही सीनियर एग्जीक्यूटिव को इसके बारे में पता है, तुम हमारे बचाने वाले हो, हम ये न्यूज को बिल्कुल भी लीक नहीं करेंगे। लेकिन मुझे डिवाइन रिलीजन के हेडक्वार्टर के लोगों के बारे में नहीं पता है, अब हमें क्या करना चाहिए। युनमू कहता है कुछ नहीं, जिसको भी ये पसंद होगा वो आकर मुझसे छीन सकता है, अगर मैं अपने सोर्ड को भी अपने पास नहीं रख पाऊंगा तो मैं इसे डिजर्व ही नहीं करता हूँ। इसके बाद वो सभी लोग वेस्ट आइलैंड को आखिर गुड बाय बोलने जाते हैं, जहाँ पर युनमू उसके मोन्यूमेंट के पास एक डोल रखते हुए कहता है कि मुझे ये डिवाइन रिलीजन के लैब में मिला था, जरूर ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उससे आखिरी बार मिलने और गुड बाय बोलने के बाद वो सभी लोग वहां से चले जाते हैं। इसके बाद वो सभी लोग मांथियान सिटी जाते हैं, जहाँ पर वो सभी लोग मास्क पहनकर 6 टेलीपोर्टेशन एरे का टिकट खरीदते हैं, जिसका टोटल 60 मिलियन होता है। ये देखकर युनमू कहता है कि टोटल तो 600 मिलियन होना चाहिए था ना। स्टाफ कहती है कि आप हमारे लाइफ टाइम के सुपर वीआईपी है, आप 90% डिस्काउंट में टिकट खरीद सकते हैं। आप हमारे डेसोलेटेड क्लान के सेवियर जो है मिस्टर ली युनमू, वो जानबूझकर उसका नाम को जोर से लेती है, जिससे वहां पर मौजूद सभी लोग उसका नाम सुनकर उसके पीछे पड़ जाते हैं। ये देखकर उसके दोस्त लोग उसे छोड़कर टेलीपोर्टेशन पैड पर चले जाते हैं और उसे जल्दी से दौड़कर आने के लिए कहने लगते हैं। तभी वो बहुत ही मुश्किल से आ पाता है और वो सभी लोग फाइनली डेसोलेटेड कॉन्टिनेंट को गुड बाय बोल पाते हैं। इसके बाद वो सभी लोग कैपिटल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ लगी होती है और युनमू को देखकर कुछ लोग कहते हैं कि फाइनली वो वापस आ ही गया। दूसरा बंदा कहता है कि जाकर उन लोगों को बता दो कि युनमू वापस आ गया है। तभी युनमू वहां का नजारा देखकर सबसे कहता है कि संभल कर रहना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तभी वहां पर कुछ बंदे आकर कहते हैं कि ली युनमू, मैंने सुना है कि तुमने एक होली फ्लक्सर को डिवाइन ट्रेजर से खत्म कर दिया है, मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम अपने उस रेपुटेशन का वर्दी भी हो या फिर नहीं हो, चलो आओ थोड़ा। लेकिन युनमू डायरेक्ट उसे इग्नोर करके चला जाता है। ये देखकर वो बंदा काफी ज्यादा भड़क जाता है और चिल्लाने लगता है कि मुझे इग्नोर करने का आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, क्या तुम हमें नीचे दिखा रहे हो। युनमू रुक कर कहते हैं हाँ मैं तुम्हें नीचे दिखा रहा हूँ, तो तुम क्या कर लोगे। काफी सारे लोग हैं
जो कि मुझे चैलेंज करना चाहते हैं, तुम लाइन में लग जाओ। ये सुनकर वो अपने आपे से बाहर होने लगता है, लेकिन तभी उसके दोनों दोस्त उसे पकड़कर शांत करते हुए कहते हैं कि अभी हम लोग हेवनली क्लाउड कैसल में हैं और यहाँ पर फाइट करना अलाउ नहीं है, हम यहाँ पर उसका स्ट्रेंथ चेक करने आए हैं, चलो उसे फॉलो करते रहते हैं। इसके बाद वहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ लग गई होती है और काफी सारे लोग उसे चैलेंज करने के लिए बोल रहे होते हैं, उससे फाइट करने के लिए कह रहे होते हैं। वहाँ का भीड़ आपे से बाहर होने लगता है और कुछ लोग उसे डरपोक भी कहने लगते हैं क्योंकि वो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तभी एक बंदा उससे कहता है कि अगर तुम्हारी जगह पर मैं होता तो उनमें से किसी एक से फाइट कर लेता, और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि तैंग राओचेन होता है। उसे देखकर जुन्मो पूछता है और तुम्हें ये एडवाइस कहाँ से मिला है? तैंग कहता है कि वो लोग तुम्हारी स्ट्रेंथ में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, लेकिन डायरेक्टली तुम पर हमला नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो लोग अपने चमचे को तुम्हें टेस्ट करने के लिए भेजे हैं। उन लोगों को इग्नोर करने के बजाय तुम लोगों से एक फेयर फाइट क्यों नहीं कर लेते हो? जुन्मो उसके पास अगर कहता है कि तुम्हारी बातें सेंस तो बना रही है, लेकिन क्या तुम मेरे स्ट्रेंथ जानने के लिए क्यूरियस नहीं हो? वो कहता है ऑफ कोर्स मैं क्यूरियस हूँ। जुन्मो कहता है अब जबकि मुझे मेरा पावर दिखाना ही है तो क्यों ना मैं एक टफ राइवल को चुनूं, चलो वर्चुअल अरीना में जाते हैं। ये बोलकर वो दोनों वर्चुअल अरीना में फाइट करने के लिए चले जाते हैं। उन दोनों को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और यहीं पर इस एपिसोड पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि युनमो अपने दोस्तों के साथ मिलकर डेसोलेटेड कॉन्टिनेंट वाला प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया होता है और करने के बाद वो वापस आ जाता है, जिससे काफी सारे लोग उसे चैलेंज करने के लिए बोलने लगते हैं। बट युनमो उनमें से किसी का भी चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन तभी तैंग उनसे कहता है कि अगर तुम्हारी जगह पर मैं होता तो उनसे फाइट करके कब उनका मुंह को बंद करवा दिया होता। ये सुनकर वो उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। अब एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि वो दोनों वर्चुअल एरिना में जाकर फाइट करने वाले होते हैं और उसे देखने के लिए काफी सारे लोग क्यूरियस होने लगे होते हैं। वहीं पर अरीना में दिखाते हैं जहाँ पर तैंग उस पर हमला कर देता है। जुनमो उसके अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अटैक के पास ऑटोमेटिक ट्रैकिंग एबिलिटी होता है। ये देखकर जुनमो कहता है कि तुम सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए हो, लेकिन फिर भी इतना मुझे हराने के लिए काफी नहीं है। ये बोलकर वो अपनी इविल सूट को निकालकर उसके अटैक को ही काट देता है। ये देखकर तैंग काफी ज्यादा हैरानी के साथ कहता है कि आखिर तुम किस तरह का कल्टीवेशन मेथड का यूज किए हो? जुनमो कहता है कि ये कोई भी कल्टीवेशन मेथड नहीं है, बल्कि ये प्योर पावर है। लेकिन वहीं पर तैंग हार ना मानने के लिए तैयार होते हुए कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, अब मैं एक फ्लक्स मास्टर बन गया हूँ, इसलिए तुम मेरे अटैक को एक ब्लेड से ऐसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। ये बोलकर वो अपना काफी खतरनाक अटैक से हमला करते हुए कहता है कि मुझे इस पर विश्वास नहीं है। वहीं पर ये देखकर जुनमो सोचता है कि वो सच में डार्क फ्लक्स एनर्जी के अटैक को विजुअलाइज कर लिया है और वो भी काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है। मैं इस ब्लेड का पावर को यूज तो नहीं करना चाहता था, लेकिन लगता है कि तुम एक वर्दी अपोनेंट बन गए हो। ये बोलकर वो उसके अटैक पर अपने ब्लेड के कर्स पावर से हमला करके उसका अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं पर नीचे में ये देखकर तैंग काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और तभी जुनमो उसके गले पर शॉट रखते हुए कहता है कि तुम हार गए हो। ये सब देखकर सभी ऑडियंस काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और बातें करना स्टार्ट कर दिए होते हैं। तो क्या यही इविल सूट का पावर है? वो तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल निकला। वहीं पर तैंग उससे कह रहा होता है कि मैं इस रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, चलो एक बार और फाइट करते हैं। ये बोलकर वो फिर से अपना ड्रैगन वाले स्किल का यूज करने जाता है, लेकिन उसका कोई फायदा ही नहीं होता है और उसका ड्रैगन भी मरियल हो गया होता है। ये देखकर वो रोते हुए कहने लगा होता है कि तुमने मेरा न्यूली क्रिएटेड ड्रैगन स्किल के साथ क्या कर दिया है? युनमो उसे शांत करते हुए कहते हैं कि ज्यादा मत रो, जब कर्स पावर खत्म हो जाएगा तब तुम फिर से अपना किलिंग मूव को यूज कर पाओगे। टैंग उससे पूछते कि तुम किसी कर्स पावर को मेंशन किए हो, आखिर उसका मतलब क्या है? युनमो बताता है कि ये शॉट एक बार कर्स गॉड के द्वारा कर्स किया गया था, इसलिए जो भी इसे कवर करने की कोशिश करेगा वो गॉड के द्वारा कर्स कर दिया जाएगा और मैं भी श्रापित हो गया हूँ। इसके बाद एक ऑफिस को दिखाते हैं जहाँ पर काफी सारे लोग जिसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा होता है युनमो के मैच को देखकर और उसके शॉट की पावर को देखकर बोल रहे होते हैं, तो लगता है कि डिवाइन रिलीजन सच में उसी कर्स के द्वारा हार गया होगा। इसके बाद एक अनजान सेक्ट को दिखाते हैं जहाँ पर कुछ लोग अपने लोगों से बोल रहे होते हैं कि ट्रेजर को छूने का हक किसी को नहीं है, तुम लोग सिर्फ ट्रेजर को देख सकते हो, छू नहीं सकते हो। इसके बाद फ्लक्सर गिल्ड के प्रेसिडेंट के ऑफिस को दिखाते हैं जहाँ पर प्रेसिडेंट बोल रहे होते हैं कि वो बंदा तो काफी ज्यादा कमाल का है, वो लोगों के गॉड के नाम पर डरा रहा है। चलो अच्छी बात ये कि वो डिवाइन ऑब्जेक्ट किसी मेजर सेक्ट के हाथ में ना लगने के कारण बैलेंस इसी तरह से बना रहेगा। ली युनमो मैं सोच रहा हूँ कि तुम किस तरह के सरप्राइज को लेकर आओगे, वो वहाँ पर बैठकर युनमो के बारे में बोल रहा होता है। इसके बाद अगले समय युनमो और झेंग को दिखाते हैं जो लोग एक जंगल में पॉइजन सेज से मिलने जा रहे होते हैं और युनमो झेंग को अपना कहानी बता रहा होता है कि कैसे वो डिवाइन रिलीजन वालों को हराया था और स्वॉर्ड को हासिल किया था। वो सब सुनकर झेंग उससे कहते हैं कि हालांकि तुम्हारा दुश्मन काफी सारे बड़े बड़े सेक्ट है, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए इस स्वॉर्ड से खतरनाक और कोई हो ही नहीं सकता है। युनमो कहता है तुम्हारा मतलब उस कर्स से है, मैंने अरीना में वो झूठ लोगों को मुझसे दूर रहने के लिए बोला था। झेंग उससे कहता है कि मेरा वो मतलब नहीं था, तुम्हारे लिए उस स्वॉर्ड को लेना काफी ज्यादा आसान था, लेकिन वहीं पर दूसरे लोग उसे आसानी से ले नहीं पाए थे। इस सिचुएशन को देखकर ऐसे लग रहा है जैसे कि वो स्वॉर्ड तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हालांकि अब कर्स
गोड नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने पीछे कोई ना कोई प्लान को छोड़कर गया ही होगा और उसका नेक्स्ट गोल शायद तुम ही हो सकते हो। युनमू कहता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? क्या कर्स गोड मेरा बॉडी को टेक ओवर करके वापस से जिंदा होना चाहता है? जैंग वहाँ पर एंटर करते हुए कहता है किसे पता, ये इम्पॉसिबल भी नहीं है, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम ही कर्स गोड हो। युनमू कहता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी बातों को समझ में क्यों नहीं पाता हूँ। जैंग उस बात को वहीं पर खत्म करते हुए कहता है कि मैं बस मजाक कर रहा था। ये बोलकर वो लोग उस रूम में एंटर कर जाते हैं और वहाँ पर मौजूद आसपास चीजों को देखकर उसी के बारे में बातें कर रहे होते हैं। लेकिन तभी दूसरे रूम में एक ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर युनमू थोड़ा सा चौंक जाता है और कहना स्टार्ट कर देते कि कहीं ये किसी तरह का कोई एम्बुश तो नहीं है ना। लेकिन तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है जिसका एक्सप्लोजन के कारण हालत काफी ज्यादा खराब हो गया होता है और वो कह रही होती है कि मैं फिर से एक्सपेरिमेंट में फेल हो गई हूँ। तभी वो वहाँ पर दो लोगों को नोटिस करके काफी ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगी होती है कि क्या तुम यहाँ पर मुझे मारने आए हो। जैंग उससे कहते कि ऐसा कोई भी बात नहीं है, वेबर गॉड ने हमें यहाँ पर भेजा है, क्या पोजन से यहीं पर है। ये सुनकर वो उससे पूछने लगी होती है तो क्या तुम उसका डिसाइपल हो? वो मुझे तुम्हारे बारे में काफी कुछ बताई है और वो तुम पर काफी ज्यादा प्राउड भी है। और खड़े होते हुए कहती है कि मैं पोजन से मूजिन हूँ जिसे कि तुम लोग ढूंढ रहे हो। जैंग उससे कहते हैं कि हमें वो पोजन नीडल मिल गया है जो आपको चाहिए था, इसलिए अब प्लीज आप इसका एंटीडोट बना दीजिए। उसे देखकर युनमू सोच रहा होता है कि वो अभी इतना बड़ा ब्लास्ट कर दी थी, क्या ये पर्सन रिलायबल तो है ना। तभी मूज ये कहते मुझे माफ कर देना लेकिन मैं अभी एंटीडोट बना नहीं सकती हूँ। ये सुनकर युनमू पूछता है लेकिन क्यों? वो पैनिक करते हुए कहने लगी होती है कि मैं एक नया पोजन को डेवलप करके खुद ही पर ट्राई कर ली हूँ और मैं अभी तक उसका एंटीडोट को भी तैयार नहीं की हूँ और हाँ मेरे पास अब सिर्फ 1 ही घंटा बच रहा है, इसलिए मुझे सबसे पहले उसका एंटीडोट बनाना पड़ेगा, नहीं तो मैं मारी जाऊंगी। ये सब सुनकर युनमू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो बहुत ही बड़ी इडियट निकली। वहीं पर वो जाकर कुछ फॉर्मूला बनाने लगी होती है। उससे देखकर युनमू पूछता है कि क्या वो एंटीडोट बना तो लेगी ना। वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक बंदा आकर कहते हैं कि पोजन सेज मैंने तुम्हें फाइनली ढूंढ ही लिया, क्या तुम मुझे देखकर सरप्राइज हो गई हो? मैं वही सेक्ट का सर्वाइवर हूँ जैसे कि तुम अपने पोजन से खत्म कर दी हो। मैं तुम्हें काफी टाइम से ढूंढ रहा था, अब फाइनली तुम मुझे मिल गई हो, इसलिए अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये बोलकर वो युनमू लोगों को पार करते हुए जाते हुए कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। लेकिन वहीं पर उसका हमला करने से पहले ही मुझे अपने पोजन का यूज करके उसके बॉडी को ही खत्म कर देती है। ये देखकर वो दोनों काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और युनमू सोचते हैं कि भले ही वो थोड़ी सी अनरिलायबल है लेकिन उसका पावर कोई मजाक नहीं लग रहा है और लगता है कि वो जानबूझकर बेवकूफ दिख रही होगी। ये सोचकर वो उसे पीछे से कुछ कहने जाता है लेकिन वो उसी पर एक मेडिसिन फेंक देती है और कहने लगी होती है कि मुझे माफ कर देना, मैं बस डर गई थी। इसके कुछ देर के बाद वो उसका एंटीडोट बनाकर उसे पीकर खुद को ठीक कर लेती है और वो लोग उसे वही पोजन नीडल दे देते हैं। उसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश होते हुए कह रही होती है तो क्या यही पोजन नीडल है 10 सबसे खतरनाक आइटम में से एक। ये बोलकर वो उसे खुद पर ट्राई करने जाती है लेकिन युनमू लोग उसे रोकते हुए कहते हैं कि आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एंटीडोट को बनाइए। वो कहते ठीक है, मुझे डिस्टर्ब मत करना। ये बोलकर वो जाने लगती है लेकिन जाते जाते रास्ते में ही गिर जाती है। ये देखकर वो लोग कहने लगे होते हैं कि वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके कुछ देर के बाद वो उसका एंटीडोट बनाकर उनमें से किसी एक को ट्राई करने के लिए कहती है। ये सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। ये देखकर वो अपने एक पिग पर ट्राई करने लगती है। वहीं पर ये सब देखकर वो दोनों उस पिग को आखिरी सैल्यूट देने लगे होते हैं। वहीं पर कुछ देर के बाद दिखाते हैं कि वो पिग बच नहीं पाता है। ये देखकर वो रोने का नाटक करते हुए कहने लगी होती है कि मैं फिर से फेल हो गई और मेरा बेचारा पिगी नंबर 337 भी बच नहीं पाया, लेकिन तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैं तुम्हारा मौत का बदला जरूर लूंगी। ये सब देखकर वो दोनों अपने मन में बोल रहे होते हैं कि तुम्हें उसे मारी हो। तभी वो उन्हीं के सामने अपना ड्रेस चेंज करते हुए कहने लगी होती है कि लगता है कि 6 सोल पाइथन के जहर को किसी और चीज से रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। हालांकि मैं वहां पर जाना तो नहीं चाहती हूँ लेकिन जाना ही पड़ेगा और तुम दोनों मेरे साथ आ रहे हो। और कुछ देर के बाद वो लोग एक जंगल में पहुंचे होते हैं जहाँ पर वो तीनों एक एक पेड़ के पीछे छिपे होते हैं और मुझे उन लोगों से बोल रहे होते कि तुम दोनों का काम एनिमी को डिस्ट्रैक्ट करना है, तुम लोग किसी भी तरह का मूव या फिर किसी भी तरह के वेपन का यूज कर सकते हो लेकिन ये याद रखना। ये सुनकर वो दोनों थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए कहने लगे होते हैं कि आखिर एनिमी कौन है और कौन सी स्पेशल एबिलिटी उसके पास है। उनका बात पूरा करने से पहले वो उन दोनों को लात मारकर फेंकते हुए कहती है कि यहाँ से हम लोग अलग अलग जाते हैं और हाँ एक बात याद रखना, चाहे जो भी हो जाए उड़ना अलाउ नहीं है। ये सुनकर युनमू चिल्ला ही रहा होता है कि आखिर आसमान में उड़ना अलाउ क्यों नहीं है, लेकिन उसका बात पूरा करने से पहले उस पर हमला हो जाता है जिससे वो दोनों किसी तरह से बच जाते हैं और हमला करने वाला और कोई नहीं बल्कि 6 सोल पाइथन नाम का सांप होता है। तभी जैंग उसे सतर्क करते हुए कहते हैं कि ध्यान से, उसका पोजन ऐसे एट्रीब्यूट का है अगर वो पोजन तुम्हारे बॉडी में चला गया तो वो तुम्हारे ब्लड को जमा देगा और 1 घंटे के अंदर में तुम मारे जाओगे। ये सुनकर युनमू उसके अटैक को डॉज करते हुए उस पर अपना फायर से हमला कर देता है और जैंग उस पर अपना बंदूक से हमला कर देता है और मौके का फायदा उठाकर युनमू उसका काम तमाम ही कर देता है। उसे मारने के बाद वो लोग काफी ज्यादा खुश होने लगे होते हैं लेकिन तभी उन्हें एक अजीब आवाज सुनाई देती है और तभी जैंग कहता है ओह नो, मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था कि 6 सोल पाइथन सोशल एनिमल है। और तभी वो लोग खुद को कुछ और स्नेक द्वारा घिरा हुआ पाते हैं। ये देखकर उन लोगों के फटने लगती है और तभी कुछ देर के बाद वो लोग फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं और युनमू उड़कर उन लोगों पर हमला करने लगता है। ये देखकर जैंग उससे कहते करे इडियट, पोजन से
उड़ने से मना की है ना। युनमो अटैक करते हुए कहता है कि किसको फर्क पड़ता है, वैसे भी वो स्टूपिड वुमेन काफी ज्यादा अनरिलायबल है और उसी के कारण हम लोग इस झमेले में पड़ गए हैं। तभी वो सांप युनमो पर हमला करके उसे नीचे पटक देता है, जिससे उसे चोट लग जाता है और वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो रोबोट स्टेट में एंटर करके उन लोगों से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। वहीं पर एक दूसरे पर्सन को दिखाते हैं जो कि युनमो को देखकर कहता है कि उस बंदे का मेरे जंगल में बिना परमिशन का आने का हिम्मत कैसे हो गया, लगता है कि जाकर उसे डील करना पड़ेगा। ये बोलकर वो जाने लगता है। वहीं पर दूसरे सीन में मूचे को दिखाते हैं जहाँ पर वो एक गुफा में गई होती है और उसके सामने 6 सोल पाइथन किंग होता है। उसे देखकर वो उससे कहते कि मैं यहाँ पर तुम्हें लेने आई हूँ। उससे देखकर वो पाइथन किंग उससे फाइट करने के लिए तैयारी करने लगता है, लेकिन मूजी अपना पोइजन का यूज करके उसे पैरालाइज कर देती है और करने के बाद नीचे उतरने लगती है, लेकिन उसका पैर मुचक जाता है जिससे वो रोने लगती है। अगले सीन में युनमो को दिखाते हैं जो कि सभी पाइथन पर हमला कर रहा होता है और सोचते हैं कि वॉर गॉड स्टेट सच में काफी ज्यादा कूल है, लेकिन बिना फुक्सी फ्रूट के ये बॉडी पर काफी ज्यादा बर्डन ऐड कर रहा है, इसलिए मैं इस स्किल का यूज ज्यादा नहीं कर सकता हूँ। तभी एक सांप उस पर पीछे से हमला करने जाता है, लेकिन युनमो उसके अटैक से बच जाता है और उसे पर हमला कर देता है। लेकिन तभी वही पर्सन आकर युनमो पर हमला करते हुए कहता है कि तुम मेरे पेट के साथ क्या कर रहे हो, लेकिन युनमो उसके अटैक को बहुत ही मुश्किलों से डॉज कर लेता है और पूछता है कौन हो तुम। और वैसे भी उतना बड़ा सोर्स से हमला करना काफी खतरनाक हो सकता है, तुम्हें तो ये पता ही होनी चाहिए ना। वो पर्सन उससे कहता है कि मेरा टेरिटरी है, इसलिए पहले तुम अपना नाम बताओ। युनमो कहता है तुम्हारा टेरिटरी मतलब कि यहाँ पर मौजूद सांप भी तुम्हारा ही होगा। वो हाँ में जवाब देता है। ये सुनकर युनमो उससे कहता है कि तुम्हारे सांप काफी ज्यादा रूड हो रहे थे और वैसे भी हमें यहाँ पर पोइजन से जलाकर फेंक दी थी। उसका नाम सुनकर वो पर्सन थोड़ा सा चौंकते हुए पूछता है कि क्या उसका नाम मूचे है। युनमो कहता है क्या तुम उसे जानते हो, अगर ऐसी बात है तो ये हमारे लिए और ज्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन तभी अचानक वो उस पर हमला करते हुए कहता है कि अब जबकि तुम उससे रिलेटेड हो तब तुम में से कोई भी जिंदा बच के नहीं जा पाएगा। और उसका यही बोलकर अटैक करने के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो मिलता हूँ कल इसी वक्त अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।